नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत को G20 देशों का जो समूह है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। हर वर्ष नया अध्यक्ष चुना जाता है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया था, इस वर्ष भारत है। किंतु यह अपने आप में एक सम्मान की बात है, एक गर्व की बात है। वह इसलिए है, वह हम आगे देखेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो इस पे एक बृहद चर्चा तो बनती है, इस विषय पर एक बृहद चर्चा बनती है। तो इस चर्चा में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वह यह जानना होगा कि G20 देश क्या हैं, वह किस दिशा में काम करते हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं। भारत के दृष्टिकोण से यदि हम जानना चाहें तो उसकी प्रासंगिकता क्या है G20 की, और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, वह एक जानने का प्रयास रहेगा। साथ ही में यह हम भी देखेंगे कि भारत जो कि G20 देशों का अध्यक्ष चुना गया है, वह अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करना चाहता है। अभी कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स थे, कुछ वक्तव्य थे, हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, कुछ भारतीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत अपनी भूमिका को किस तरीके से देखता है। तो सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि G20 देश क्या हैं। तो देखिए, इसकी एक मैंने साधारण सी, सिंपल सी, आसान सी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत हमें डीप में नहीं जाना है, बहुत टेक्निकल नहीं जाना है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए किसी विषय पे। हमें उस विषय का एक्सपर्ट नहीं बनना है कि हम एकदम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करते बैठ जाएं। तो देखिए, G20 देश ऐसे देश हैं, आप डेफिनेशन देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स मेजर एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज अकाउंटिंग फॉर अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो विश्व के विकसित देश हैं, जैसे कि आप अमेरिका कह लीजिए, कनाडा कह लीजिए, ब्रिटेन कह लीजिए, तो ये सब तो देश हैं ही, ठीक है। उसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, यह भी देश इस मंच के सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन एक देश नहीं है यह, किंतु यह भी इस मंच का एक सदस्य है। जो ये देश हैं, G20 के जितने देश हैं, ये मिलके 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बनाते हैं और 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है इनकी। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो मंच है यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्यों है। क्योंकि ये 85% जो जीडीपी है वर्ल्ड की, इन्हीं देशों द्वारा बन रही है। तो भारत का अध्यक्ष चुना जाना इसीलिए सम्मान की बात है कि एक देश जो कि गरीबी से, भुखमरी से अभिशप्त था, जिसे सपेरों का, मदानियों का देश माना जाता था, आज वह देश वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं, आर्थिक सोच जो है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो यह तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया G20 देशों के बारे में। देखिए, देश, इसमें देश 20 देश तो होंगे, नाम से आपको पता चल रहा है। सारे देशों का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा। छोटे लेवल भी एग्जाम्स जो होती हैं उसमें भी देखिए, वो बेसिकली दे आर डिमांडिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन फैक्चुअल एकदम नॉलेज हो। फैक्चुअल एक दो प्रश्न आ भी जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप 100-150 प्रश्न, उसमें यदि आप 5, 10, 15 प्रश्न फैक्चुअल ना भी कर पाए तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। वो तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इट इज जस्ट फॉर एलिमिनेशन। तो आप अपने कंसेप्ट पे काम कीजिए रेदर देन। अब 20 देश आप देखिए, याद नहीं कर पाएंगे, वो दिमाग से भी उतर जाता है, कंफ्यूजन्स भी होती हैं उसमें, ठीक है। आप एक बार मोटा मोटी पढ़ लीजिए, लेकिन एकदम माने जिसे कहते हैं ना, रट ले कि एक भी देश का नाम ना भूले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है, एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, नाइजीरिया, सॉरी, सूडान नहीं हो सकता, इथियोपिया नहीं हो सकता, एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, G20 देश
किन आयामों पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड, टैक्सेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज। अब इसको हम थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, हमारा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हम आपको सिर्फ ये ना बता दें कि भाई हाँ वर्क्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड, ये तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, ये तो आजकल क्या कंटेंट की भरमार है यहाँ पे। देखिए, हम चाहते हैं कि हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाएं, कंप्रहेंसिव बनाएं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या आ जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में देखिए ये होता है कि जो जीडीपी बढ़ रही है किसी देश की, किसी क्षेत्र की, वह अच्छी हो। माने अच्छी का अर्थ है कि भाई समझ लीजिए पिछले साल हम लोग 5% से बढ़े, तो आज हम लोग 5%, 4%, 6%, 7% रहे। ऐसा ना हो कि वो 1% पे आ जाए, 0% पे आ जाए, या नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आप कह सकते हैं जीडीपी जो हो गया आपका, फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट अर्थात भाई कोई देश कितना पैसा कमा रहा है, कमाने का मुख्य स्रोत होता है देश के लिए टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स से पैसा कमाता है, और कितना व्यय कर रहा है, तो उसके बीच में मिसमैच होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बैलेंस्ड बजट हो। अधिकतर देशों में आप देखेंगे, भारत में भी आप देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होता है, खर्च ज्यादा होते हैं, उस प्रकार हमारी आय नहीं होती है, लेकिन वह बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो फिस्कल डेफिसिट है, राजस्व जो घाटा है, वह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। 3%, 4% तक ठीक है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, किंतु ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक हिस्सा है। आपका इन्फ्लेशन कैसा है? देखिए इस समय बहुत चर्चा चलती रहती है। आरबीआई देखिए फिर से रेट उसने हाइक कर दिए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इन्फ्लेशन आपका ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो। हमारे भारत में भाई आरबीआई को ये मैंडेट दिया गया है कि वो 4% तक रखे। 4% से 2% अधिक भी ठीक है, 2% कम भी ठीक है, माने 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया। एम्प्लॉयमेंट फिगर्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट पे भी देखिए बहुत चर्चा होती रहती है, तो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स कैसे हैं, वो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आ जाता है। करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, वह भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आ जाता है। जैसे ट्रेड इम्बैलेंस कह लीजिए, माने जैसे किसी देश में एक्सपोर्ट तो बहुत कम हो रहा है किंतु इंपोर्ट बहुत अधिक करना पड़ रहा है, तो उस देश के साथ भी समस्या होती है। तो ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप देखिए अगर बीच बीच में यदि चाइना के संबंध में आप देखेंगे चर्चा, तो उसमें आप पाएंगे कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत अधिक है इंडिया और चाइना के बीच में। हम वहां से इंपोर्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन उस प्रकार हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो यह एक प्रकार से चाइनीज डोमिनेंस का कारण बन सकता है। वैसे ही देखिए आपको पता ही होगा कि बहुत सारी मीन्स चर्चाएं चलती रहती है, बहुत सारे इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो ट्रेड इम्बैलेंस कैन बी वन एरिया which should make our policy makers really concerned। तो ये हो गया आपका। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाता है। ट्रेड में भाई जो इस समय डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी है, कैपिटलिज्म है, और उसकी जो एक आधारभूत सोच है वो ये है कि फ्री ट्रेड इज गुड फॉर एवरीवन। इट्स गुड फॉर इंडिविजुअल्स, इट्स गुड फॉर लोकल कम्युनिटी, इट्स गुड फॉर अ रीजन, इट्स गुड फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का काम जो माने संस्थाएं हैं, जो देश हैं, वो कर रहे हैं। अभी इस समय ये जो फिलॉसफी अभी चैलेंज की जा रही है, और बहुत सारे देश अब इसके विपरीत सोच रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का अर्थ क्या है, भाई आप टैरिफ्स को कम कर दीजिए, कस्टम्स ड्यूटी को कम कर दीजिए, आप क्या कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल्स को इतना मत स्ट्रिक्ट रखिए कि भाई कोई विकासशील देश आपके यहाँ सामान ना भेज पाए। अब जैसे अमेरिका जैसे देश, यदि इनको ऐसा लगता है कि भारत से किसी सामान का बहुत अधिक आयात हो सकता है, तो वहां की जो लॉबी है ना, उस इंपोर्ट के अगेंस्ट जो इंडिया से हो सकता है, उसके अगेंस्ट लॉबिंग करती है। तो क्या करते हैं लोग, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स ला देंगे। WTO के सदस्य हैं तो टैरिफ तो नहीं बढ़ा सकते हैं,
टैरिफ यदि भारत के लिए बढ़ाएंगे तो सभी के लिए बढ़ाना पड़ जाएगा, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, राइट नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो ये लोग क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल लगा देंगे। जैसे कि बीच में आपने सुना ही होगा 2-3 साल पहले जो हापुस आम है उसको यूरोपियन देशों ने इसलिए लेने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि इसमें बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। भारत से देखिए कालीन उद्योग बहुत यहाँ का विकसित था। यदि आप उत्तर भारत में चले जाए, भदोही में चले जाए, मिर्जापुर में चले जाए, तो वहां से बहुत सुंदर सुंदर कालीन निर्यात निर्यात किए जाते थे यूरोप में, अमेरिका में। किंतु इन देशों ने धीरे धीरे पाया कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर यूज होता है, तो उन्होंने चाइल्ड लेबर के नाम पे बैन लगा दिया। कालीन मैंने भी उसका जो निर्यात है कम हो गया है, क्योंकि चाइल्ड लेबर यूज करना ही पड़ता है कालीन में। उसके कारण है अपने, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, किंतु चाइल्ड लेबर मोर और लेस यूज करना ही पड़ता है। और वो एकदम बुरा भी नहीं है चाइल्ड लेबर, उस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बट सफाइस टू नो दैट आप माने अगर बैलेंस्ड व्यू लेंगे ना, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, जहाँ पे बच्चे के पास खाने के लिए नहीं है, तो पढ़ाई से अधिक इंपॉर्टेंट वो है कि पहले वो सरवाइव करे, राइट। तो हो सकता है कि उसे काम करना पड़े, तो ये है, ये रियलिटी है सोसाइटी की। फिर टैक्सेशन पे काम करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब अचीवमेंट्स में जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारी टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो, एजुकेशन हो, अच्छा एक्सेस टू एजुकेशन हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, क्लीनलीनेस हो, डिसीज ना हो, रोग ना हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं उनसे बचाव हो सके। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न आयाम हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपने सुने होंगे। तो इन सब इस दिशाओं पे भी G20 कार्य करता है। क्लाइमेट चेंज आज के सोसाइटी में, आज की जो दुनिया है उसमें ये एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, तो इस पे भी काम करता है G20। तो ये सब ऐसे आयाम है जिसपे G20 काम करता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, किंतु इस जो प्रोमिनेंस में आया ये आया 2008 में, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद। आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका में 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, और जिसके कारण न केवल अमेरिका की वरन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था। तो उस क्राइसिस के बाद G20 जो है ये इन देशों के जो अध्यक्ष थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो बैठे, उन्होंने बैठक की और ये सोचा कि किस प्रकार इस जो समस्या है, जो ये क्राइसिस है, इससे निकला जा सके। तो देखिए अब जब हम अचीवमेंट में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया, 2008 के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड जो थी वो इंजेक्ट की मार्केट में। आई थिंक समथिंग अराउंड $1 ट्रिलियन जो था, इन्होंने इंजेक्ट किया मार्केट में, सो दैट जो मार्केट है वो स्टेबलाइज हो सके। इंजेक्ट में माने आप देख लीजिए बहुत सारे बैंक्स थे, अमेरिकन बैंक्स थे, लेहमन ब्रदर्स हो गया, बियर्स एंड स्टर्न्स हो गए, ये सब जो थे डूब गए थे। तो वहां पे देखिए सरकारों ने उन बैंक को पब्लिक मनी से सेव किया, बचाया उनको, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल इंजेक्शन आप देख सकते हैं। इंडिया में भी देखिए लूज मॉनिटरी पॉलिसीज अपनाई गई, मैंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा गया, सो दैट मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि भाई देखिए पैसा सेव करने में कुछ मतलब नहीं रह जाता तब। अगर समझ लीजिए 3% इंटरेस्ट मिलने वाला है और 100 रुपए मेरे पास है, तो मुझे पता है 1 साल के बाद मुझे 3 रुपया मिलेगा। हो सकता है स्टॉक मार्केट में मैं लगाऊं तो मुझे 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए मिले। तो मैं उसको क्या एक ऑल्टरनेट मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता हूं, विच इज परहैप्स मोर लिक्विडेटिव, विच कैन गिव मी बेटर रिवॉर्ड्स। तो मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ। जब मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो जो कंपनियां हैं उनको भी पैसा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में यदि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो अल्टीमेटली ये कहाँ हो रहा है,
ये जा रहा है कंपनियों के पास जा रहा है, उनको बैंक से भी सस्ता लोन मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लोग लगा रहे हैं तो वहां से भी पैसा आ रहा है। तो वो क्या करती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटीज अपनी बढ़ाती हैं, नई कंपनीज नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा। भाई जब कंपनी बनेगी तो डोमेस्टिक डिमांड भी आएगा। एक कंपनी बनाने में, एक फैक्ट्री खोलने में कई तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एसी से लेके, मशीनरी से लेके, फैन से लेके, पता नहीं क्या क्या चीजें लगती हैं। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो लिए गए। उसके बाद सिस्टमैटिक रूल्स टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ टू बिग टू फेल। कुछ ऐसी कंपनियां थी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इतने बड़े हो गए थे कि यदि उनको अलाउ किया जाता फेल होने के लिए तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती थी। जैसे देखिए यहाँ पे भी बहुत चर्चा होती है आजकल, अडानी बहुत मीन्स अडानी समूह बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप देखते ही होंगे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, अडानी समूह पे बहुत अधिक लोन है, यदि वह कंपनी डूब जाती है तो उस लोन का क्या होगा। हजारों करोड़ का जो लोन लिया है अडानी ने, तो उसका क्या होगा। तो उस दशा में ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार विवश हो जाए उस कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुकी है। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, तो बेसिकली यही माना जाता है कि भाई कोई कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए, खासकर कोई प्राइवेट कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए कि यदि वो फेल होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, चरमरा जाए। तो इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं कुछ कि भाई कुछ देश जो है वो, कुछ सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी बहुत बड़ी ना हो जाए। एंटी ट्रस्ट आप लोगों को शायद पता हो, एंटी कंपटीशन रूल्स होते हैं। बीच में देखिए गूगल पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा फाइन लगाया था, ये कहते हुए कि गूगल जो है वो मार्केट डोमिनेंस को यूज कर रहा है तो किल दी कंपटीशन। तो आई थिंक कुछ 700-800 करोड़ का फाइन लगाया गया था। तो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि भाई कोई कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए, ठीक है, कि वह फेल हो जाए तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। फिर लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ आईएमएफ को बढ़ाया, जो आईएमएफ भाई उधार देता ही है लोगों को, देशों को उधार देता है, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया। भाई आईएमएफ तो कोई देश है नहीं, उसके पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा ना। तो वो पैसा कौन देता है, मुख्यतः तो अमेरिका देता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के देश देते हैं। तो ये भी एक माने बोन ऑफ कंटेंशन है। विकासशील देश कहते हैं कि भाई यहाँ पे अमेरिका का डोमिनेंस है, आईएमएफ का जो चेयरमैन बनेगा वो भाई अमेरिका ही डिसाइड करता है। अब भाई लेकिन वो करेगा ही, उसके पास वो आई थिंक अराउंड 85% का कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो तो चाहेगा ही कि भाई इफ आई एम द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर तो चीजें मेरे हिसाब से हो। ये ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। यहाँ पे माने चैरिटी के लिए बहुत कम काम होता है। लोग प्रोपेगेंडा भले ये कर सकते हैं कि नहीं हम तो चैरिटी के लिए कर रहे हैं, बट बेसिकली देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट विच में नॉट बी क्लियरली विजिबल बट अक्सर पाए जाते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने लिखा है फिजिकल एंड करंट अकाउंट जो इम्बैलेंस है उसको, उस पर काम किया इन लोगों ने। मैंने सारे देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया भाई कि फिजिकल डेफिसिट को एक लेवल के बाद नहीं बढ़ने देना है। हमारे यहाँ पे देखिए एक एक्ट भी है, FRBM करके कहते हैं, उस एक्ट का नाम है FRBM, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो जो कहता है फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है भाई कि यदि टैक्सेशन, फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ता है कि भाई सरकार इतना टैक्स से इतना रेवेन्यू नहीं पा रही, लेकिन उसके खर्च बहुत अधिक है। वो खर्च कुछ भी हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, लाइक लोगों की सैलरी जो हो गई, पेंशन हो गई, सरकार को चलाने के लिए जो विभिन्न खर्च होते हैं रोजमर्रा के वो हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया आपका, रेलवे, ब्रिज, रोड्स, ये सब हो गए। तो ये भी ये एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बियॉन्ड अ लिमिट, भाई कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, बट बियॉन्ड अ लिमिट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड। अभी देखिए इस समय चर्चा भी चल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर। और अभी मैंने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी बजट है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन पेंशंस रेदर देन सैलरीज। माने जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो अधिक है कंपेयर टू जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको देना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती है। भाई प्रोडक्शन उनके यहाँ से नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग,
बट दे आर गेटिंग सैलरी। भाई देश में सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, नो डाउट, बट भारत जैसे देश में जहाँ पे गरीबी है, वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लास के लोगों को आप एब्सोल्यूट सोशल सिक्योरिटी दे दीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास सोशल सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट मॉरल। ठीक है, उसके बाद वो जो उसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस आते हैं, राजस्व जो उसके परिणाम आते हैं, वो तो अलग ही है। तो फिजिकल डेफिसिट एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो लेवल के ऊपर बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, लोन लेगी। भाई अब यदि आपका कमाई जितना नहीं उतना आप खर्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप कहीं से लोन लोगे। अब लोन यदि लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर बहुत अधिक आपने लोन ले लिया और समझ लीजिए आपकी कमाई भी बढ़ गई, मान लेते हैं कमाई भी बढ़ गई, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करने में आपका बहुत अधिक जो भी कमाई का हिस्सा है चला जाएगा, राइट। तो वो अच्छी चीज नहीं है। और हो सकता है कि भाई इस जनरेशन के लोगों ने लोन लिया, ठीक है, लेकिन भरना आगे वाली जनरेशन को पड़ रहा है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। माने आप अपना बर्डन अपने बच्चों पे, अपने आने वाली कम्युनिटी, आने वाली जनरेशन पे डाल रहे हैं, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। फिर और भी बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। तो इस पे भी हम जाएंगे, डिटेल में जाएंगे जब ऐसा कोई टॉपिक आएगा तब। तो ये सब जो पॉइंट्स है, इस पे G20 के जो देश हैं, जो ये समूह है, यह काम करता है। फिर देखिए मिनिमम ग्लोबल टैक्स आया था 2021 में आया था। तो मिनिमम ग्लोबल टैक्स क्या कहता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये लोग क्या करती हैं कि अपना जो हेडक्वार्टर बनाएंगी, जो इनका ज्यादातर जो बिजनेस का इनकम बताएंगे वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा दिखाएंगे। कैसे देश में रहेंगी ये होल्डिंग कंपनियां, मॉरिशस हो गया, ठीक है, पनामा हो गया, जहां पे टैक्स रेट्स ना के बराबर है। तो ये क्या होगा कि जैसे समझ लीजिए गूगल इंडिया है, ठीक है, अब गूगल इंडिया की कोई होल्डिंग कंपनी होगी जो मॉरिशस में बैठी होगी। अब गूगल इंडिया से तो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन वो दिखाएगा कहाँ से कमा रहा हूं मैं, मॉरिशस से। अब मॉरिशस में टैक्स रेट्स बहुत कम है, तो उसे टैक्स कम देना पड़ता है वहां पे। प्रॉफिट उसे कहां से हुआ, इंडिया से हुआ, बट पैसा वो टैक्स कहां दे रहा है, मॉरिशस में दे रहा है। तो 2021 में G20 ने एक निर्णय लिया भाई कि जो कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, दे नीड टू पे 15%, मिनिमम 15% ऑफ देयर प्रॉफिट्स earned from a country as a tax in that country itself। जैसे भारत से यदि गूगल इंडिया ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 15% उसे भारत में देना पड़ेगा टैक्स। तो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो भाई ये मॉरिशस से हमारी कमाई है और मॉरिशस में हमने टैक्स भर दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, विशेषकर देखिए कोविड के बाद देशों ने बहुत ज्यादा मैंने अपने खर्च बढ़ाए हैं वेलफेयर में के मेजर्स के लिए, हेल्थ के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो उसके लिए भाई पैसा तो चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा टैक्सेशन से आएगा। तो ये देश, ये जो कंपनियां पैसा तो बहुत कमा रही है लेकिन टैक्स भर नहीं रही है, तो दिस वाज अ लैंडमार्क डिसीजन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इंडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं एज फार एज G20 इज कंसर्न। तो देखिए सबसे बड़ा तो यही है चेकिंग टैक्स एवेशन। अभी हमने बात की ही इस पे कि ये एक प्रकार से टैक्स एवेशन ही होता था कि भाई कंपनी ने कमाई तो यहाँ पे की, टैक्स कहीं और भर रहा है, बहुत कम टैक्स भर रहा है, और वो भी यहाँ नहीं भर रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। ये एक्चुअली जो कंपनियां और कहीं टैक्स भरती हैं वो एक्चुअली लीगल होता है, इट इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। उसके लिए एक टर्म है टैक्स अवॉइडेंस, तो इट इज लीगल, ठीक है। बट टैक्स एवेशन क्या हो जाता है कि भाई आपने इलीगल एक्टिविटीज की, या आपने एक्टिविटीज की जिस पर टैक्स बनता था आपकी कंट्री में, बट आपने टैक्स भरा नहीं। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, आपने डिक्लेयर ना किया हो, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी हो, आपने पैसा कहीं बाहर भेज दिया हो स्विस अकाउंट्स में, तो इस पे भाई इंडिया का एक मेजर कंसर्न है। एंड जो इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा जाता है बाहर, वो कहाँ जाता है, ऐसे ही देशों में जाता है, स्विट्जरलैंड में जाता है, मतलब जो विकसित देश है। तो इंडिया चाहता है कि भाई टैक्स एवेशन पे कंट्रोल लगे।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई कि भाई जो सीक्रेसी है, जो चीजें मैंने बताई नहीं जाती हैं, सीक्रेट रखी जाती हैं, रहस्यमयी रखी जाती हैं, वह ना हो, ज्यादा से ज्यादा ओपननेस हो, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का अर्थ ये होता है भाई कि यदि समझ लीजिए मेरे पास काला पैसा है, मैंने स्विट्जरलैंड में पैसा जमा कर दिया, तो भारत सरकार को इंफॉर्मेशन मिले भाई कि मेरी तरफ से पैसा वहां पे जमा हुआ है। तो इन सब दिशाओं पे ये सब इतना आसान नहीं होता है, इट इज नॉट सो इजी। भाई स्विट्जरलैंड के बैंक ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मेरा पैसा, काला पैसा वो लोग लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट देना है, 1%, 1.5% इंटरेस्ट देंगे, और मेरा उसमें क्या लाभ है भाई? मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरे पास हजारों करोड़ का पैसा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस मेरा पैसा सेफ रहे। ठीक है, मेरा ये इंटरेस्ट है, बैंक का ये इंटरेस्ट है, तो म्यूचुअल क्या कहते हैं, बेनिफिट है दोनों का। तो इसके लिए ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती है जितनी लगती है। लेकिन जैसे जैसे देखिए, समझ लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स अगर ये ऐसा डिसीजन लेंगे कि नहीं ऐसा करना है हमें, हम ऐसे रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। टेरर फंडिंग भी उसी में आ जाता है। बहुत सारा जो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती है, उसका जो पैसा होता है वो टेरर फंडिंग में यूज होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, ड्रग ड्रग जो होता है, जैसे पंजाब पंजाब में आपने सुना ही होगा, ड्रग मैनेज है, तो जो ड्रग का जो पैसा होता है कहाँ जाता है? अफगानिस्तान में जाता है, तालिबान के पास जाता है। तो और अभी बीच में मैंने कहीं पे तो मैं पढ़ रहा था, जो हमारे एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोवाल जी, वो कह रहे थे कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो बैकबोन होता है वो होता है फंडिंग। बिना फंडिंग के देखिए आप टेररिस्ट एक्ट नहीं कर सकते हैं। टेररिस्ट एक्ट करने के लिए आपको बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको अलग अलग मॉड्यूल रहते हैं, कोई भाई उस पर्टिकुलर एरिया की रेकी करेगा, कोई उस पर्टिकुलर एरिया में जाके जो भी आपका वेपन है, बॉम्ब है, वो प्लांट करेगा, कोई बॉम्ब बनाएगा, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, सो मेनी एक्टिविटीज एंड यू नीड मनी फॉर दैट। ठीक है, तो अभी कैसा हो रहा है कि धीरे धीरे टेरर फंडिंग पे ना अक्रॉस द वर्ल्ड ना बहुत काम हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान को भी देखिए बहुत दिनों तक ग्रे लिस्ट में रखा था FATF के, जो कि एक टास्क फोर्स है जो ये मॉनिटर करती है भाई कि टेरर एक्टिविटीज के लिए जो फंडिंग हो सकती है वो किस देश से हो सकती है, उस पर विभिन्न प्रकार के बैन या रेगुलेशंस लगाएगी। लाइक जैसे पाकिस्तान के बैंक के लिए इज नॉट सो इजी टू ट्रांजैक्ट विद अदर बैंक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। उनके लिए बहुत आसान नहीं रहता है ये सब करना, बहुत सारे कंपाइलेशन करने पड़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लेना पाकिस्तानी लोगों के लिए बाहर इजी नहीं रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इजी नहीं रहेगा। तो ऐसी विभिन्न दिशाओं पे काम चल रहा है टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। और साथ ही में अभी क्या हो गया है कि इंटेलिजेंस भी काफी अच्छा डेवलप हो जाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आ गया है, इट्स वेरी इजी टू स्नूप समवन। बहुत आसान है किसी के ऊपर अब निगरानी रखना, नजर रखना। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा भाई, इंडिया में भी या अक्रॉस दी वर्ल्ड बड़े बड़े जो नेता थे उनके मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, पेगासस, सुना होगा आप लोगों ने, कि जो आप अपने मोबाइल में कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे हैं फिर भी पेगासस आ जा रहा है, इट कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। सो इट इज नाउअडेज वेरी इजी to gather intelligence. So states across the world, many countries across the world, they are gathering intelligence, and then they have broken the network of terror funding. तो ये इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी है। मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स हो गया, आपको पता ही है कि भाई फार्मास्यूटिकल में इंडिया इज अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, हमारे यहाँ से जो जेनेरिक ड्रग्स बनती हैं, ये वैक्सीन में आप लोगों ने देखा ही होगा भाई कि जो हमारे यहाँ पे जो पुणे में प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट, वो सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सारे देशों में गया हमारा वैक्सीन। तो की ड्रग्स के लिए हमको मार्केट एक्सेस चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती, इसलिए आसान नहीं होती कि समझ लीजिए फाइजर है, फाइजर इज अ ग्लोबल सुपर ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज फार्मास्यूटिकल इज कंसर्न। तो वो तो नहीं चाहिए। अब वो क्या होता है कि वो किसी दवाई के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करोड़ों बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि भाई इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को ही अब वो
चाहे आपकी सिप्ला हो जाए, चाहे बायोकॉन हो जाए, चाहे कोई भी कंपनी हो जाए, वो आके आसानी से अमेरिकन मार्केट में सस्ती दवाई बेच सके। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं किया है, लेकिन दवाई बेच सके। तो वो क्या करते हैं कि वो जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस के जो वहाँ के सदस्य हैं, उनके साथ लॉबिंग करते हैं टू ब्रिंग मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लक्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। बट इंडिया के लिए इट इज अ मेजर कंसर्न। हम तो भाई यहीं पे सुपर पावर है ना। दिस इज समथिंग इन विच वी आर गुड, इन विच वी आर स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए भाई इंडिया बहुत माने कोशिश करते रहता है। G20 के जो फोरम है, जो शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, समिट मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें अक्सर हम इस पे चर्चा करते हैं। इस पे हम प्रयास करते हैं कि हमें अधिक से अधिक एक्सेस मिल सके, मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स, कटिंग कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस भाई इंडिया में मैंने सुना अभी बीच में कि $100 बिलियन का रेमिटेंस आया। अब रेमिटेंस कहाँ से आता है? बेसिकली पहले तो आता था मिडिल ईस्ट से, जो हमारे बहुत माने बहुत बड़ा वर्ग है, लेबर क्लास है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करता है। अभी आपने सुना भी होगा कतर में बहुत सारे भारतीयों के ऊपर मैंने जो फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें वो हुआ था भाई कि बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया गया है, पैसा दिया गया है, बट इन ह्यूमन कंडीशंस में उनसे काम कराया गया है। दुबई हो गया, सऊदी हो गया, मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में हमारे मजदूर भाई बहन काम करते हैं, पैसा भेजते हैं। तो ये है एक रेमिटेंस का सोर्स। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है वो यूरोपियन यूनियन में है, यूएस में है। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि वेल एजुकेटेड है, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, या जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी एंड दे आर सेंडिंग मनी बैक होम इंडिया में। तो लेकिन इस पे भी बहुत सारे माने क्या होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल माने आप इतना ही पैसा भेज सकते हो, इतना आपका सर्विस चार्ज लगेगा, इतना टैक्स लगेगा। अभी देखिए यूपीआई से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2016 में आई थिंक 10-12 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था, और 6-7 साल में ही देखिए हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। वाई? because it is very easy, no doubt it is very easy, and there is no charge। अभी इस पे डिस्कशन भी चल रहा है कि इस पे भी चार्ज लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। अगर कल को समझ लीजिए कि ऐसा हो जाए कि डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करेंगे 1000 रुपए का और वो फ्री रहेगा, किंतु अगर आप यूपीआई से करेंगे तो 5 रुपए आपका सर्विस चार्ज लगेगा। तो मोस्ट ऑफ अस, हम लोग नहीं करेंगे यूपीआई से, हम किससे करेंगे? हम डेबिट कार्ड से करेंगे, राइट। अभी ऐसा हो गया है कि 10 रुपए की चाय पीते वो भी यूपीआई से दे देते हैं हम। डेबिट कार्ड से आप देते हैं, दोनों भले फ्री है, क्यों डेबिट कार्ड से नहीं देते? क्योंकि बहुत ही आसान है यूपीआई से, मोबाइल सामने किया, स्कैनर लगाया, हो गया पेमेंट, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए प्रायोरिटी का इशू है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ G20 पे हम चर्चा कर सकते हैं एक छोटी सी। तो लिमिटेशंस में क्या है भाई, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज आर वैरिड, ठीक है। अलग अलग देशों की भाई अलग अलग इंटरेस्ट है। ट्रेड वॉर हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा ट्रेड वॉर किसमें हो रहा है? यूएस एंड चाइना के बीच में हो रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये कोहेरेंट ये है प्लेटफॉर्म है, इट इज नॉट अ कोहेरेंट प्लेटफॉर्म। हर देश के अलग अलग भाई इंटरेस्ट हैं, अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, लिमिटेशंस हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि भाई इनका मुख्यतः ये इस पे काम करते हैं कि इस पे स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड पे। लेकिन जब अपना इंटरेस्ट आता है ना, किसी भी देश का अपना इंटरेस्ट आता है, तो ये सब बातें जो है ना गौण हो जाती हैं। अभी इसीलिए देखिए ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएस जो है वो चाइना को परेशान कर रहा है, और चाइना भी रिटेलिएटरी मेजर्स लगा रहा है। इंडिया भी देखिए टैरिफ बढ़ा रहा है। जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद देखिए हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर 200% का टैरिफ लगा दिया है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये कोई कोहेरेंट प्लेटफॉर्म नहीं है कि सारे देश एक सम्मत है कि भाई हमको ऐसे ही चलना है। तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है भाई कि बहुत सारे देशों का ऐसा कहना है कि प्रॉपर इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
आपने सिर्फ 20 देश क्यों लिए हैं, 25 देश क्यों नहीं लिए हैं, 15 देश क्यों नहीं लिए हैं? नॉर्वे अपना कहता है, नॉर्वे कहता है भाई हम तो इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमको आप लोगों ने नहीं लिया है। तो ये एक बड़ा इशू है कि भाई कहा जाता है कि ये कोहेरेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी है। और सबसे बड़ी समस्या जो इसके साथ है, इसके पास कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, फॉर्मल मैकेनिज्म, नो फॉर्मल मैकेनिज्म, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई ऑर्गन ऑफिस नहीं है। जैसे यूएन का आप ऑफिस देखेंगे, डब्ल्यूटीओ का आप ऑफिस देखेंगे, डब्ल्यूटीओ के जनरल होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, यूएन के होते हैं, बट इसका कोई ऐसा फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है। तो जब फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं होता है तो एजेंडा कैसे सेट करना है, उस पर डिस्कशन कैसे करना है, उसके आउटकम्स क्या है, उसको इम्प्लीमेंट क्या करना है, इन सब पे आप कैसे चर्चा करेंगे? तो ये एक प्रकार से एडहॉकिज्म है, समझ रहे हैं आप? ये एक एडहॉक तरीके से चल रहा है, नो फॉर्मल मैकेनिज्म। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई कि ये जो है चैलेंज करता है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनको, उनका जो मैंने जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज करता है। लाइक जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन सब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई वर्षों की मेहनत के बाद बनाए गए हैं, लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद बनाए गए हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में जाके इंटरफेरेंस करता है, जो कि सही बात नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं G20 की। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है भाई कि हर राष्ट्र का यही है कि अपनी डफली अपना राग, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन से तो ब्रिटेन ही बाहर हो गया, तो कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंस इनके बीच में नहीं है। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेगा, यूएन में भी मिलेगा, डब्ल्यूटीओ में भी मिलेगा, बट ये हमें जानना आवश्यक इसलिए है कि भाई परीक्षा में यदि पूछा जाए तो हम कुछ लिख सकें, राइट। तो ये इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं। उसके बाद फिर इंडिया फोकस एरिया एज प्रेसिडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं बहुत ही आर्टिकुलेट विदेश मंत्री हैं, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही क्या कहते हैं नो नॉनसेंस टाइप के विदेश मंत्री हैं, जो हु बिलीव्स इन कॉलिंग स्पेड एज स्पेड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ग्लोबल साउथ पे हमें ध्यान देना है, इंडिया को ग्लोबल साउथ पे ध्यान देना है। अब ग्लोबल साउथ का अर्थ क्या होता है भाई? ग्लोबल साउथ आप कह सकते हैं ऐसे देश जो कि विकासशील हैं, कम विकसित हैं। ग्लोबल साउथ में बहुत सारे देश आ जाते हैं, चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, नेपाल भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, बहुत सारे देश आ जाएंगे आपके। ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। आवश्यक नहीं है कि ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में ही हो, ये आवश्यक नहीं है। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती होंगी, लेकिन वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। बेसिकली इट इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु आर लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो इंडिया को बेसिकली ग्लोबल साउथ पे काम करना है, तो ये हमारा एक फोकस एरिया है। ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है कि इंडिया अपने आप को फ्यूचर का एक सुपर पावर देख रहा है, ठीक है, वी आर अराइविंग। और ग्लोबल साउथ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आप चाहे मिडिल ईस्ट में चले जाइए, मिडिल ईस्ट में क्या है कि भाई अब ऑयल का पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आ गई हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं अभी इस पे भी काम चल रहा है, क्या बोलते हैं बैटरी ऑपरेटेड जो भी इंजिन्स हैं, इस पे काम चल रहा है। तो ऑयल इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो धीरे धीरे देखिए अमेरिका उन जगहों से हट रहा है, अब उसका प्रेजेंस पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रह गया है। फिर जो और अन्य विकासशील देश हैं उस पर भी वो पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहा है। पहले भी ध्यान इसके लिए नहीं देता था कि वो बहुत मैंने क्या कहते हैं चैरिटेबल कंट्री है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब उसके वेस्टेड इंटरेस्ट उस प्रकार से नहीं है तो ध्यान नहीं देगा अब उतना। लेकिन चाइना स्टेप अप कर रहा है। चाइना जो है अभी देखिए सऊदी अरबिया में वो शी जिनपिंग गए हुए हैं, काफ़ी वार्म वेलकम उनको दिया गया। फिर उसका BRI जो है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये मैंने बेसिकली ये ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का एक मैकेनिज्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो गया, रेलवे हो गए, पोर्ट्स हो गया, ऑयल पाइपलाइंस हो गई, ये सब बिछा रहा है चाइना, ठीक है। उसके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, लोन दे रहा है, चीप लोन्स दे रहा है, बड़े लोन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है,
ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। इसीलिए देखिए इसके जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जो स्टेटमेंट था विदेश मंत्री का, उसके पीछे हमको सिर्फ कोई मॉरल पोस्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉरल पोस्चरिंग नहीं करना है हमें, ये हमारे लिए एक नीड, एक रियलिटी है। आज का जो भी वर्तमान परिदृश्य है, ग्लोबल परिदृश्य है, तो चाइना के साथ कुछ समस्याएं हैं। चाइना पे बाकी कंट्रीज इतना भरोसा नहीं करती जितना इंडिया पे भरोसा करती है। चाइना में देखिए वो अगर लोन आप नहीं भर पाते हैं तो वो हो सकता है, अभी जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, चाइना ने एक्वायर कर लिया है, उनके अग्रीमेंट में लिखा रहता है, इट्स नॉट अ चीटिंग, उनके अग्रीमेंट में लिखा रहता है ये सब चीजें कि ये अगर समस्या हुई तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया जहां पे भी लोन देगा, चाइना के जैसा तो लोन नहीं दे सकता, हम इतने बड़े अमाउंट का लोन नहीं दे सकते हैं, बट हम कंडीशंस नहीं लगाते हैं कि आप इस प्रकार से काम करेंगे, आपको सारा सामान जो है इंडियन कंपनी से ही लेना पड़ेगा, यदि आप नहीं कर पाए कंडीशंस फुलफिल तो ये चीजें हमारी हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं, हम बिल्कुल कंडीशंस नहीं लगाते, बट हमारी जो कंडीशंस होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत रीजनेबल होती है। तो इंडिया इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर कंपेयर टू चाइना, ठीक है। चाइना पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, बट चाइना भाई लोन बहुत बड़े बड़े देता है, उसके पास क्या कहते हैं कैपेसिटी है, स्किल है, बीआरआई जो है वो इंडिया नहीं कर सकता। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है, हम रहेंगे उस पोजीशन में, वी विल, बट राइट नाउ वी आर नॉट। तो इसीलिए देखिए हम लोग ग्लोबल साउथ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमको धीरे धीरे उस पोजीशन, हमको पता है हम पहुंचेंगे, और जब हम उस पोजीशन में पहुंचे तो लोग हम पे अधिक भरोसा करें। चाइना ने देखिए कह सकते हैं आप गंध मचा के रखी है, साउथ चाइना सी में आप चले जाइए, ईस्ट चाइना सी में चले जाइए, ताइवान के साथ आप चले जाइए, फिलीपींस के साथ चले जाइए, जापान के साथ चले जाइए, सभी के साथ उसके कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। इंडिया के साथ तो है ही। तो कहने का ये अर्थ है कि चाइना इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। चाइना में डेमोग्राफिक इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं। अब डेमोग्राफिक इश्यूज इस प्रकार से आ रहे हैं भाई, वृद्धों की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, किंतु जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। वहां पे वेज रेट भी बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे, और बीच में भी देखिए विरोध भी बहुत हो रहे हैं वहां पे, पता नहीं कि कब वहां पे डिक्टेटरशिप के साथ ये एक समस्या रहती है कि जब स्मूथ चलते रहता है तो सब स्मूथ चलते रहता है, ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं आने वाली है, किंतु जो असंतोष है वह अंदर ही अंदर धधकता रहता है और अचानक लावा बन के बाहर फूटता है। सप्लाई चेन जो है, कोविड के टाइम पे चाइना की जो सप्लाई चेन थी भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है चीपर गुड्स का, मास गुड्स का। तो कोविड में उन्होंने जो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है, जिसमें रह रह के वो लॉकडाउन करते हैं, तो सप्लाई चेन भी बहुत बहुत हद तक प्रभावित हुई है। तो उसके कारण भी लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, इंडिया कैन बी अ गुड, यू नो, गुड वायबल पार्टनर कंपेयर टू चाइना, एंड इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। वी नाउ हैव अ पॉलिटिकल विल, वी हैव मटेरियल रिसोर्सेज एज वेल। अब हम गरीब देश नहीं है, हम अमीर भी नहीं है, बट अब हम गरीब देश भी नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हैं, और 25 साल बाद ऐसा हो सकता है कि भाई हम बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो ये भाई हमारा एक मुख्य फोकस है ग्लोबल साउथ को लेकर। फिर फूड फर्टिलाइजर पे आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर। तो अभी देखिए रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है फ्यूल को लेके, फर्टिलाइजर को लेके। फर्टिलाइजर इज ऑल्सो समथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्यूल, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे विदेश मंत्री बीच बीच में दो टोक सुनाते भी रहते हैं, भाई हम रशिया से ऑयल लेंगे, हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है, हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, 80% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आप हमको मॉरल लेक्चर मत दीजिए, आप स्वयं ले रहे हैं रशिया से, हमको आप मत सिखाइए, हम भी लेंगे, ठीक है। तो उसको एक फॉर्मल एक्सप्रेशन भी दिया जा रहा है भाई कि वी नीड टू वर्क ऑन इश्यूज रिलेटेड टू फूड फ्यूल फर्टिलाइजर। तो देखिए बीच में मोदी जी का भी स्टेटमेंट था। तो ये सब बातें हैं, ये सब विभिन्न आयाम है जो भारत खंगाल रहा है, जो उसे अध्यक्षता मिली है, एक गर्व की बात है, सम्मान की बात है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। तो मोटा मोटी यही है। अभी
मुझे ऐसी आशा है कि इस विषय के साथ मैं न्याय कर पाया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो भी बताया गया है वो आप जीएस में जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं, आवश्यक नहीं है कि जो भी G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तभी आप इस जो भी चर्चा हुई है इससे जो भी आपको जानकारी मिले आप उसका यूज तभी कर पाए जब G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड माने उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंफॉर्मेशन फिट बैठ रही हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया भाई कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है इकोनॉमी में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं भाई कि क्या इश्यूज क्या हैं और फिर इंडिया क्या कर रहा है। तो देखिए आप G20 का वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, छोटा सा रेफरेंस, बहुत आपको डीप में नहीं जाना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा रेफरेंस, क्योंकि प्रश्न की मुख्य मांग G20 नहीं है, प्रश्न की मुख्य मांग कुछ और है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।